बट आपको अंदर से पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे मोल के फॉर्मूले मान लो भार बटा अनुभार बोल रहा है, तो अनुभार से उसका मतलब बताऊं क्या है, अनुभार से उसका मतलब है GMM से, तो GMM ही वहां पे लिखा जाएगा। ऐसे बोलना कि 14 मोल O है, या ऐसे बोलना बेटा कि 7 मोल O2 है, क्या ये दोनों बातें सेम है? सेम ही तो है। अच्छा, मतलब क्लास में इतना इन्वॉल्व रहना है कि या तो हम सवालों को कर रहे हैं जब सर ने क्वेश्चन दिया है, या फिर उसके बाद पूरा फोकस टॉपिक पे कर रहे हैं। बीच में कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए, पूरा फोकस क्लास में 100%, तब हमें मजा आएगा पढ़ने में ना। तो आपको हेलो हेलो, हाँ जी बच्चों, वॉइस एकदम क्लियर दिखाई, एकदम साफ दे रहा है, एवरीथिंग इज़ फाइन, परफेक्ट। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने आपको एक सवाल दिया था, क्या वो सवाल आप लोगों ने ट्राई किया? सबने बन गया सवाल? कर लें एक बार उसको। चलो, तो मैंने आपको एक सवाल दिया था, शायद कुछ नेटवर्क का इशू आ गया था ना। अच्छा, वो फिजिक्स की क्लास में था, ठीक है। तो ये वाला सवाल कर रहे हैं हम लोग जो मैंने आपको दिया था लास्ट क्लास में, एक बार उसको देखते हैं। 2.495, ये वाला सवाल था ना, 2.495 ग्राम CuSO4.5H2O, यही था। अच्छा, ग्राम CuSO4.5H2O में जल का भार ज्ञात करें। अच्छा, देखते हैं। अच्छा बेटा, देखते हैं सवाल को कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जल की बात हो रही है ना, तो क्या हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर मैं n मोल CuSO4.5H2O लूंगा तो मुझे कितने मोल जल मिलेगा? क्या हम इस चीज को चेक कर सकते हैं? क्या आप लोग इस तरह से सोच पा रहे थे सवाल करते वक्त? सर 5 मोल मिलता है 1 मोल से, तो 5 इंटू n मोल मिलेगा जल। आज हमारे छोटे बालक ने मेरा पुराना वाला चश्मा तोड़ दिया, जिस रीज़न से मुझे दूसरा चश्मा लगाना पड़ा, जो मेरा बहुत पुराना चश्मा था। तो नंबर एकदम गड़बड़ है, इसका नंबर 0.75 था, और मतलब मेरा असली नंबर 0.75 से 1 के बीच में था, इसका नंबर 0.25 या 0.5 के आसपास है। तो दुनिया बिल्कुल धुंधली हो रखी है ना। तुम सबके चेहरे भी एकदम धुंधले से दिख रहे हैं, काम चल रहा है बस, ये मान लो। तो आज मैं ज़्यादा तुम लोगों के रिस्पॉन्स के हिसाब से नहीं चल पाऊँगा, आज मैं अपने हिसाब से चलूँगा, है ना। तो ठीक है, काम चलाएंगे। अच्छा, तो n मोल CuSO4.5H2O के हिसाब से 5n मोल H2O है। तुम्हारी शक्लें से धुंधली दिख रही हैं सबकी, खैर कोई बात नहीं, सवाल होना चाहिए। यहाँ सब कुछ ठीक है। तो 5n मोल H2O है। 5n मोल H2O का मीनिंग क्या होता है बेटा? 5n मोल H2O का मीनिंग ये होगा ना कि हमारे पास कितने ग्राम H2O होगा। तो 1 मोल में होता है 18, तो 5n में कितना होगा? 5n इंटू 18 ग्राम H2O, ऐसा कुछ रहेगा। परफेक्ट। तो बस हमें इतना पता चल जाए ना कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं CuSO4.5H2O के, तो हमारा सवाल यूं हो जाएगा। तो बस नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए मेहनत करते हैं, सवाल सॉल्व कर लेंगे। CuSO4.5H2O, क्या हम इसके लिए पहले ही कैलकुलेट कर चुके हैं क्या कि इसका ग्राम मॉलिक्यूलर वेट या फिर मोलर मास कितना होगा? अब ये आपको आना चाहिए। 63.5 मैंने कॉपर का बताया था, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 इंटू 4 होता है, जल का 18 होता है। ऐसे याद करो ना, जल का डायरेक्ट 18 होता है, 18 इंटू 5, ये आ जाएगा आपका 249.5। तो डू यू रिमेंबर 249.5 ग्राम पर मोल। इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती है ग्राम पर मोल। अच्छा दोस्तों, आगे बात करते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेंगे? नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे भार बटा अणुभार या मोलर द्रव्यमान। अब उसको कैपिटल M लिखना शुरू कर देते हैं, बार बार क्यों अपन इतना परेशान हो। तो W कितना दे रखा है? 2.495, ये कितना है? 249.5, ये गया तो ऊपर 10, ये आया तो नीचे 100, इससे ये कैंसिल, ये आ गया 1000, सॉरी 1/100 मोल। ये हमारे पास n की वैल्यू हो गई। अब n की ये वैल्यू अगर हम यहाँ से उठा करके यहाँ पुट कर दें तो हमारा सवाल सॉल्व हो गया ना।
तो जल का भार कितना हुआ, 5 इंटू 1/100 इंटू 18। बस आपको इतना ही सॉल्व करना था, दैट्स इट। आगे भी कर सकते हैं, इसमें क्या है, 18×90/100, ये आ गया 0.9 ग्राम। तो कितना था उसके अंदर आपका जल, 0.9 ग्राम जल था, दैट्स इट। ऐसे ही सवाल करना था। आगे बढ़े, यहाँ तक सबको समझ में आ गया? हाँ, हाथ मुझे दिखेंगे क्लियरली, ठीक है। चलो अब अगला सवाल करते हैं। प्रैक्टिस करनी थी, घर से सवाल को ट्राई करना था। घर से अगर सवाल को ट्राई करके आते तो बड़े अच्छे से होता। लिखो, सवाल लिखो। सुक्रोज का भार ज्ञात करें। सुक्रोज का भार ज्ञात करें यदि सुक्रोज का भार ज्ञात करें यदि उसमें प्रयुक्त कार्बन का भार 4 ग्राम है ना? यदि उसमें प्रयुक्त कार्बन का भार 4 ग्राम है। यदि उसमें प्रयुक्त कार्बन का भार 4 ग्राम है। अब इसमें सबसे बड़ा पंगा ये होता है कि सर सुक्रोज का फॉर्मूला ही नहीं पता। जब सुक्रोज का फॉर्मूला ही नहीं आता तो सवाल कैसे करेंगे? तो C12H22O11, ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। चलो लगाओ अपना दिमाग, करने की कोशिश करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा ही। ठीक है, आप लोगों ने अपने हिसाब से किया। किसी बच्चे से बना क्या सवाल? कोई बच्चा बना पाया? बना? चलो देखते हैं। हाँ प्रियम, अपडेट करो। बन गया सर। कितना आया बेटा आंसर? 9.5 ग्राम। अच्छा, कैसे किया? सबसे पहले मैं सुक्रोज में से हम्म। तो 12 मोल कार्बन है हम्म। जिसका भार 4 ग्राम है। हम्म। फिर मोल को हम ग्राम में बदल लें तो हम्म। 144 ग्राम कार्बन बराबर होगा 4 ग्राम के। 144 नहीं, सुक्रोज है 342। अरे कार्बन के, अच्छा कार्बन का अच्छा भार अच्छा चार। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, 144 इंटू एन बराबर 4 किया होगा, ठीक है ठीक है। हाँ, तो एन का मान निकलता है 1/36। ठीक है। फिर वही मोल वाला सूत्र लगा देते हैं कि मोल बराबर भार बटे अणु भार। हाँ हाँ हाँ, सही है सही है, ठीक है बेटा। एन। ठीक है, समझ गया। फिर आपने वहाँ से सुक्रोज का वेट डब्ल्यू या कुछ एक्स मान लिया होगा और फिर वो निकल के आ गया होगा। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। तो C12H22O11 ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। अब इसको ध्यान से देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। कैसे? ये 1 मोल है आपके पास, है ना? अगर अपन इसका n मोल लेते हैं तो इसके n मोल में हमारे पास कार्बन कितना मिलेगा? 12 इंटू एन मोल कार्बन मिलेगा। 12 इंटू एन मोल कार्बन मिलेगा। अब 12 इंटू एन मोल कार्बन है तो कार्बन का वजन कितना हुआ? देखो, 1 मोल कार्बन का वजन होता है 12 ग्राम। तो 12 इंटू एन कार्बन का वजन कितना हुआ? इसको 12 ग्राम से गुणा कर दो, इतना कार्बन है। तो 144 इंटू एन ग्राम कार्बन है। अब सवाल ने आपको दे दिया है
कि सुक्रोज का भार ज्ञात करें यदि उसमें प्रयुक्त कार्बन का भार 4 ग्राम है। मतलब एन मोल सुक्रोज के अंदर कार्बन का जो भार है वो 144 एन इंटू 144 इंटू एन होता है। तो इसकी वैल्यू सवाल ने हमको 4 ग्राम दे रखी है, ये काम की बात थी। तो यहां से एन का मान हमारे पास निकल करके आ जाता है 4/144। सुक्रोज का जो मोल है वो निकल कर आता है 4/144। डन, ये सुक्रोज के मोल हमारे पास यहां से निकल करके आ गए। अब मान लेते हैं कि सुक्रोज का भार W है। तो माना सुक्रोज का भार W है, तो इस हिसाब से मोल कितने होंगे सुक्रोज के, भार बटा अणुभार। तो भार W है, अणुभार, इसका अणुभार आप कैलकुलेट कर लेना, पहले हम कर चुके हैं। कार्बन का 12 इंटू 12, हाइड्रोजन का 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का 16 इंटू 11, ऐसे आप करेंगे वैल्यू आएगी 342। तो ये आ गया W/342। अब क्या करना है, अब n की वैल्यू ये भी है, n की वैल्यू ये भी है, दोनों को बराबर कर दें। तो W/342 बराबर आ गया 4/144। यहाँ से W बराबर आ जाएगा 4 इंटू 342/144। ये आपका आंसर है। इतना आपने सुक्रोज लिया था। तो ये रिवर्स सवाल हो गया, जैसा सवाल आपने अभी तक किया उसका रिवर्स हो गया। ऐसा एक और सवाल करें, एक और सवाल करें। चलो इसको, जिसको कॉपी करना है वो कॉपी करें, मैं साथ में दूसरा सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पर। बाकी के बच्चे दूसरा सवाल करेंगे। ग्लूकोज का भार ज्ञात करें यदि उसमें प्रयुक्त, यदि उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है। चलो सॉल्व करो। सवाल है ग्लूकोज का भार ज्ञात करें यदि उसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रहता है ना, C6H12O6। निपटाओ बेटा। तो सवाल चलो देखें। देखें, चलिए देखते हैं कि इस सवाल को अपन कैसे करेंगे, है ना। चलो, ग्लूकोज का भार ज्ञात करना है जिसमें प्रयुक्त ऑक्सीजन का भार 2 ग्राम है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। मान लेते हैं कि n मोल ग्लूकोज है हमारे पास। n मोल ग्लूकोज से हमें ऑक्सीजन कितनी मिलेगी, 6 इंटू n मोल ऑक्सीजन मिलेगी। अच्छा, इसका भार कितना होगा, 6n इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन होगी, राइट। अच्छा, ये 6n इंटू 16 ग्राम ऑक्सीजन, इसकी वैल्यू हमारे को दे रखी है 2। यहाँ से n का मान कितना आ गया, 2/32। ऐसे हम लोग कर लेंगे। कितने ने ऐसे ही किया था, सेम अप्रोच, वेरी गुड। अच्छा, अब ग्लूकोज का भार मान लेते हैं W है। माना ग्लूकोज है W ग्राम।
तो ग्लूकोज के मोल कैसे आएंगे? भार बटा अणुभार। ग्लूकोज का अणुभार कितना होता है? 180। तो ये भी एन है, वो भी एन है, तो डब्ल्यू अपॉन 180 बराबर 2/32। तो डब्ल्यू बराबर हो गया 2 × 180/32। आंसर कर पाएंगे क्या? कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या? हो जाएगा? कुछ है डाउट? क्या डाउट है देखते हैं। आ गया बालक। अणुभार एक सामान्य टर्म है जो जीएमएम की जगह यूज होती है। मतलब कई बार जीएमएम की जगह अणुभार यूज कर लेते हैं कि अणु का भार मतलब अणु का मोलर द्रव्यमान, मतलब इसकी वैल्यू ऐसे आएगी 180 ग्राम पर मोल, ऐसे वैल्यू आएगी इसकी, समझ रहे हो? और आणविक द्रव्यमान जो है ना, वो होता है अणु का द्रव्यमान, उसकी वैल्यू 180 AMU होगी, ऐसा। तो टेक्निकली ना जो ग्राम आणविक भार है उसको सामान्य भाषा में अणुभार बोल देते हैं। वैसे अच्छा शब्द जो है ना जो यूज करना चाहिए वो जीएमएम यूज करना चाहिए या फिर मोलर द्रव्यमान यूज करना चाहिए, और आम बोलचाल की भाषा में हम अणुभार बोल देते हैं, बस ऐसा है। ठीक, क्लियर? बाकी टेक्निकल वर्ड नहीं है ये, टेक्निकल वर्ड जो है वो वास्तव में जीएमएम ही है, ग्राम आणविक द्रव्यमान ऐसा बोलना चाहिए। पर अब ये कॉमन प्रैक्टिस है तो क्या कर सकते हैं उसका, कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, वो ऐसे यूज़ कर लेते हैं। अब हम भी मना नहीं करते, जनरली बच्चे को भार बटा अणुभार ऐसे याद कराया जाता है। और कभी कभार तुम देखोगे आणविक द्रव्यमान बोलकर के भी लोग उसको 180 ग्राम पर मोल ही कह देते हैं, ऐसा भी होता है। बाकी आणविक द्रव्यमान का असली मतलब आपने समझ लिया है ना कि मॉलिक्यूलर मास एक एटम का होता है और ग्राम मॉलिक्यूलर मास पूरे मॉलिक्यूल का होता है। तो इतनी बेसिक बातें कभी कभी जो होती है ना कि बच्चे जब बहुत ज़्यादा आगे वाले लेवल पे जाते हैं तो स्टूडेंट्स अपने हिसाब से करते हैं, तो चीज़ें फिर उस तरीके से रहती हैं। और आपको अंदर से पता होना चाहिए कि वो कहना क्या चाहता है। जैसे मोल के फॉर्मूले में मान लो भार बटा अणुभार बोल रहा है, तो अणुभार से उसका मतलब पता हूँ क्या है? अणुभार से उसका मतलब है जीएमएम से, तो जीएमएम ही वहाँ पे लिखा जाएगा। इसलिए मैं बार बार आपको जीएमएम लिखवा रहा हूँ ताकि आपका क्लियरिटी रहे माइंड में। चलिए अगला सवाल लिखेंगे, इस सवाल को करने की कोशिश करें। धीरे धीरे सवाल करते करते आपको इस कंसेप्ट का आइडिया हो जाएगा जो बताया जा रहा है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, CuSO4.5H2O का भार ज्ञात करो। यदि इसमें जल का भार 0.3 ग्राम है, चलिए करिए। CuSO4.5H2O, बात किसकी हो रही है? जल की बात हो रही है, तो जल के बारे में बात करेंगे। अगर इसके n मोल होते, जल कितना मिलता? 5 × n मोल जल मिलता। 5 × n मोल जल मिलता तो जल का अणुभार 18 के हिसाब से हमें कितना जल मिलता? 5 × n × 18 ग्राम जल मिलता। तो ये 18 × 5 × n, इसकी वैल्यू हमें सवाल में कितनी दे रखी है? 0.3 ग्राम।
यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाती है 0.3 डिवाइड बाई 18 इंटू 5, दैट्स इट। अच्छा, इसका भार अपन W मान लेते हैं। तो माना कि CuSO4.5H2O का भार W है। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, भार बटा अणुभार। अब इतनी प्रैक्टिस कर लिए ना कि याद ही हो जाना चाहिए 249.5, है ना, याद ही हो जाना चाहिए। तो W/249.5 ये एन आ रहा है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स आप खुद कीजिएगा। W/249.5 इज इक्वल्स टू 0.3/18 इंटू 5, ऐसा बेटा होने वाला है। दैट्स इट। तो इस तरीके से हम लोग इन सवालों को करते हैं। चलिए अगला सवाल कीजिए। चलिए करिए। इस सवाल को करना। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, लिखना बंद, पेन स्टॉप। आपको जितनी बुद्धि चलानी थी आपने चला ली, और मुझे यकीन है कि अच्छी बुद्धि चलाई होगी। बट अब मेरी बात सुनो। हमने क्या किया, हमने हमारी माता जी को 100 ग्राम मावा ला के दिया। मावा समझते हो, MP में उसको खोया कहते हैं, मावा जो गुलाब जामुन में डलता है ना। उन्होंने मावे की मिठाई बनाई। तो माँ ने क्या किया, 8 मिठाई बनाई, 8 लड्डू बनाए, और चलो 4 लड्डू बनाए, 4 लड्डू बनाए इस साइज के, ठीक है। किसी एक बच्चे के घर में 4 लड्डू बने इस साइज के। दूसरे बच्चे की माताजी को भी हमने 100 ग्राम ही ला करके दिया। उन्होंने लड्डू बनाए 8 लड्डू, छोटे छोटे। एक बात बताओ, इन लड्डुओं में जो मावा है और इन लड्डुओं में जो मावा है वो अलग अलग है क्या? आप कहोगे सर इन सब में भी 100 ग्राम मावा ही है और इन सब में भी 100 ग्राम मावा ही है। फर्क किस बात का है? क्वांटिटी का। ये 4 है वो 8 है, ऐसा ही है। अब समझते हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। जैसे Na2SO4.10H2O है, तो Na2SO4.10H2O में एक बात बताइए कितने ग्राम ऑक्सीजन है? तो आप बोलोगे सर ऑक्सीजन तो कितने मोल ऑक्सीजन है? इसके 1 मोल की बात कर रहे हैं हम लोग ना, अभी इसके 1 मोल की बात करते हैं। तो 1 मोल में कितनी ऑक्सीजन है? 4 यहाँ पे है, 10 यहाँ पर है, तो कितनी है? 14 मोल ऑक्सीजन है, 14 मोल ऑक्सीजन है। अच्छा, अगर मैं इसका n मोल लेता फिर क्या होता? अगर मैं इसका n मोल लेता तो मेरे पास 14 इंटू n मोल ऑक्सीजन होती। अब ध्यान से सुनिएगा, 14 इंटू n मोल ऑक्सीजन बोलूं या फिर
मैं ऐसा बोलूं कि इसमें 7 इंटू एन मोल O2 है, क्या ये दोनों एक ही बात है क्या? ऐसे बोलना कि 14 मोल O है, या ऐसे बोलना बेटा कि 7 मोल O2 है, क्या ये दोनों बातें सेम है? सेम ही तो है। अच्छा, 14 इंटू एन मोल O का वजन कितना होगा? 14 इंटू एन, ऑक्सीजन का होता है 16, बराबर इतना वजन होगा, इतने ग्राम वजन होगा। और इसका वजन कितना होगा? 7 इंटू एन इंटू 32, इतना वजन इसका होगा। अब मैं आपको ये बात बोल रहा हूं कि आपको सवाल में कहा गया था कि 0.4 ग्राम O2 यूज किया गया है, तो ये मत कर देना कि O2 0.4 ग्राम है तो ऑक्सीजन 0.8 ग्राम ले लो, ये मत कर देना, क्योंकि 0.4 ग्राम ऑक्सीजन है। अब उससे तुम O2 बनाओ चाहे उससे तुम O बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। 100 ग्राम मावा है, उससे तुम 4 लड्डू बनाओ या 8 लड्डू बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑक्सीजन का जो मात्रा है वो यहां भी 0.4 ग्राम ही रहेगी और यहां भी 0.4 ग्राम ही रहेगी। मेरी बात को समझने की कोशिश करना। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये जो भी तामझाम आपको दिख रहा है, इस तामझाम में तो मिट गया यार, बताओ, आ गया वापस आ गया, ठीक है। 0.4 हाँ, मैं ये कह रहा हूं इसके अंदर जो O2 है वो 0.4 ग्राम है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं इन लड्डुओं में जो मावा है, ये लड्डू मान लेते हैं, इन 4 लड्डुओं में जो मावा है वो 100 ग्राम है, तो क्या इन 8 लड्डुओं में जो मावा है वो 200 ग्राम हो जाएगा क्या? नहीं ना। 4 लड्डुओं में मावा 100 ग्राम है तो इन 8 लड्डुओं में भी 100 ग्राम है। हम कहना ये चाहते हैं कि टोटल मावा 100 ग्राम है। अगर वो ऐसे लिख के दे रहा है ना कि O2 0.4 ग्राम है, बस तो वो आपको ये बताना चाहता है कि जो ऑक्सीजन है वो 0.4 ग्राम है। हाँ, उसने लिख के O2 के रूप में दे दिया। अगर वो O2O बनेगा तो भी ऑक्सीजन तो 0.4 ग्राम ही रहेगी। मैं आपको इसको एक और तरीके से चेक करवा सकता हूं, मजा आ जाएगा आपको। n मोल है तो n का मान चाहे इससे लिखो चाहे इससे लिखो, सेम आना चाहिए। भाई n मोल में से इतने मोल O निकला, उसका आधा O2 है, तो n का मान सेम आना चाहिए। अब यहां पे n का मान निकालो, कितना आ रहा है? 0.4 अपॉन 14 इंटू 16। यहां n का मान निकालो, कितना आ रहा है? 0.4 अपॉन 7 इंटू 32। क्या सेम नहीं है? बस यहाँ पे डबल है तो यहाँ पे ये आधा है, ये देखो एग्जैक्टली सेम वैल्यू है, तो सही तो है। यहां से जो ऑक्सीजन निकली वो ये है, इसको ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों सेम बात है। अगर ये दोनों सेम बात है तो इधर ऑक्सीजन का वजन और इधर ऑक्सीजन का वजन भी सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम आने चाहिए। बस इतना कहने की बात है। यहाँ पे O2 के रूप में हम ऑक्सीजन को देख रहे हैं, यहाँ पे O के रूप में देख रहे हैं। इतने ही मावे को अपन 8 लड्डुओं में देख रहे हैं, यहाँ पे 4 लड्डुओं में देख रहे हैं। तो ये कॉमन मिस्टेक है जो बच्चा कर देता है। मोल, अगर 1 मोल O2 है तो उसमें 2 मोल ऑक्सीजन है, पर इस तरह के सवाल में ग्राम दिया हुआ है तो ग्राम को लेकर के थोड़ा कॉन्शियसली सवाल करना है, गलती नहीं करनी है। ठीक है बेटा। अच्छा, तो n का मान ये आ गया। अब तो सवाल क्या था? फुद्दू सवाल था। इसका मान लेते हैं W ग्राम है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकल के आ जाएंगे कितने? W अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट। क्या आपने इसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कर लिया था? मुझे करना तो नहीं पड़ेगा। कितनी वैल्यू आई थी? कितनी आई थी वैल्यू? 322। 322 कितनों की आई थी? 322 322 लगभग आसपास ही आती है, 322 के आसपास आएगी, है ना? चलेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्सीमेटली 322 आ जाएगी। ठीक है, कर लेना कैलकुलेट। सोडियम का 23 होता है, 23 इंटू 2, सल्फर का 32 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, जल का 18 होता है। कर लेना सॉल्व, लगभग 322 आ जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा। तो इसको बराबर कर देंगे अपन W अपॉन 322, इसको बराबर करेंगे 0.4 अपॉन 14 इंटू 16 के,
यहाँ से W का मान निकल के आ जाएगा। इस सवाल में इंपॉर्टेंट था इस कंसेप्ट को समझना, दैट्स इट। अब मैं ऐसा एक और सेम सवाल दे रहा हूँ, उसमें आप लोग सेम कंसेप्ट लगाना और सॉल्व करना। चलो लिख लो इसको भले ही। सवाल को निपटाएं। सेम कंसेप्ट लगाना, बन जाएगा सवाल, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ बच्चों कर लिया, देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन। C12H22O11 का भार ज्ञात करें यदि उसमें प्रयुक्त हाइड्रोजन गैस का भार 2 ग्राम है। मतलब C12H22O11 मान लेते हैं इसके N मोल हैं, इसमें हाइड्रोजन गैस का भार दे रखा है, तो हाइड्रोजन का भार कितना हुआ, 22 इंटू N मोल हाइड्रोजन हुई, मतलब 22 इंटू N मोल हाइड्रोजन बोल लो, ऐसे बोल लो, या फिर ऐसे बोल लो कि इसमें 11 इंटू N मोल H2 है, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कैसे भी बोल सकते हो, सेम है बिल्कुल। अच्छा अब आप ऐसे बोलें कि इसका वजन कितना होगा, इसका वजन होगा 22 इंटू N इंटू 1 ग्राम, इतना वजन होगा इसका। ये अपन को कितना दे रखा है, 2 ग्राम। तो यहाँ से N की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/22। यहाँ देखें तो यहाँ 11 इंटू 2, क्योंकि H2 का वजन 2 ग्राम होता है, ये अपन को दे रखा है कितना, 2 ग्राम। तो यहाँ से भी N की वैल्यू कितनी आ रही है, 2/22। बस यही बात समझानी थी आपको कि N की वैल्यू सेम आनी चाहिए। मतलब चाहे आप H के हिसाब से लिख रहे हैं, चाहे आप H2 के हिसाब से लिख रहे हैं, चाहे आप H के हिसाब से लिख रहे हैं, बात एक ही है। और अगर इसमें गलती को अवॉइड करना है ना, तो उसका एक तरीका है। जो बच्चा ऐसे भी नहीं सोच पा रहा है ना, वो भी गलती से को अवॉइड कर सकता है। कैसे, उसने लिखा 22 इंटू N मोल H, तो यहाँ पे तो अपन को H2 का भार दे रखा है, H का भार तो दे नहीं रखा है, तो पहले आप 22 इंटू N को H2 के रूप में लिखें 11 इंटू N, फिर इसको आप 2 के बराबर कर दें तो N का मान आ जाएगा। पर आप में इतनी समझदारी होनी चाहिए कि जब आपने इसको 11 में लिखा और H को 2 लिख के इसके बराबर किया, तो ये और ये है तो एक ही, तो जितना वजन इसका उतना ही इसका। तो कैसे भी समझ लो, कोई बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं है इसमें, मैं ये बोलूँ कि इसमें कोई एडवांस लेवल का कंसेप्ट डाला हुआ है, कुछ नहीं है इसमें, बेसिक बात है। तो कभी कभी बेसिक को समझने के लिए भी चीज़ें अलग तरीके से देखनी पड़ती हैं, वो सोच हमें डेवलप करनी है ना। अच्छा
चलो फिर इधर आते हैं। तो इसका भार मान लेते हैं कि C12 H22O11 का जो भार है वो W है। तो मोल कितने हुए, भार बटा अणुभार। अब C12 H22O11 इसका भार तो आपको याद हो ही गया होगा 342, है ना। रट जाते हैं सवाल करते करते ना, बहुत सारी चीज़ें हमें सवाल याद हो गए इतने साल पढ़ाते पढ़ाते, तुम्हें कम से कम मॉलिक्यूलर वेट तो याद हो ही जाएगा ना। तो W/342 बराबर 2/22। तो यहाँ से W निकल के आएगा ऐसे। कितने बच्चों की अप्रोच एग्जैक्टली सेम थी, बिल्कुल ऐसे ही किया था, कहीं कोई लफड़ा नहीं कुछ नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल कीजिए। दो सौ 68 ग्राम Na2SO4.NH2O में 126 ग्राम जल है। n का मान ज्ञात करें। n का मान ज्ञात करें। करो बालकों, बालक बालिकाओं करो फटाफट। देवेंद्र, अब बेटा कर लिया सवाल, आंसर आया किसी का, पैटर्न तो बनी गया होगा, कैसे करेंगे ये दिमाग में आ ही गया होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, बड़ा आसान सा सवाल है वैसे तो। 268 ग्राम Na2SO4.NH2O में 126 ग्राम जल है, ठीक है। तो अगर अपन ऐसे देखें कि Na2SO4 के कितने मोल लेते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी n आ रहा है, तो मैं n लेके बात नहीं कर रहा, है ना। मैं एक काम करता हूँ, x मान लेता हूँ। अगर मैंने x मोल लिए Na2SO4.NH2O के, तो उसमें मुझे जल कितना मिलेगा, x इंटू n। इतने मोल जल मिलेगा। अच्छा, एक मोल जल का वजन कितना होता है, एक मोल जल का वजन होता है 18, तो इसका वजन कितना होगा, इतने ग्राम जल होगा। ये अपन को दे रखा है 126, तो 18 इंटू एन इंटू एक्स बराबर 126। एक इक्वेशन तो ये बन गई। उम्मीद करता हूं कि ये इक्वेशन आप सबने बना ही ली होगी। अब आता है इधर Na2SO4 के लिए नंबर ऑफ मोल्स की इक्वेशन बनाते हैं। तो पहले इसका अणुभार निकालो। तो इसका अणुभार सोडियम का 23, 2 सोडियम है, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, जल का n इंटू 18, क्योंकि एक मोल H2O का होता है 18, तो n इंटू 18। तो इसको सॉल्व करेंगे, 142 आ जाएगा, 142 प्लस 18n, ये अणुभार आ गया आपके पास। अब भार बटा अणुभार क्या होता है, मोल होता है, या भार अपॉन GMM, मतलब मोल का फॉर्मूला क्या हुआ। अच्छा, मोल के लिए अपने n नहीं ले रखा है, x ले रखा है इस बार, तो x बराबर क्या होगा, भार बटा मोलर द्रव्यमान। भार कितना है, सवाल ने दे रखा है 268, अपॉन मोलर द्रव्यमान कितना है 142 प्लस 18n। हाँ, अच्छी खासी मैथमेटिक्स थोड़ी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और x का मान यहाँ पे रखेंगे, तो 18 इंटू n इंटू
268 डिवाइड बाय 142 प्लस 18n इज इक्वल्स टू 126। थोड़ी मेहनत कर लेना और यहाँ से n का मान निकाल लेना, यू विल बी एबल टू सॉल्व। यहाँ से n का मान आराम से आप कैलकुलेट कर लेना। यही कर रहे थे, इसी अप्रोच को फॉलो किया था, बहुत अच्छी बात है। अब मैं एक काम करता हूँ, इस सवाल को थोड़ा सा आसान तरीके से बताने की कोशिश करता हूँ। एक छोटा सा कैप्सूल है, उस कैप्सूल से करने की कोशिश करते हैं। चलो देखो, सेम सवाल है ना, देखो बेटा कैप्सूल ये है कि जैसे मान लो कोई यौगिक है और वो यौगिक AX/BY के रूप में है, ऐसे कोई यौगिक है जो AX/BY के रूप में है, तो उसके लिए हम एक चीज लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B बराबर x/y, ये कर सकते हैं। तो अगर कोई यौगिक AX/BY के फॉर्म में है तो आप उसके लिए ऐसे लिख सकते हो कि मोल्स ऑफ A डिवाइड बाय मोल्स ऑफ B बराबर x/y। इस कैप्सूल को याद रखना, इससे कभी कभी बहुत अच्छे अच्छे सवाल जल्दी बन जाते हैं, है ना, बड़ा जल्दी आप इससे सवाल बना पाओगे, तो इसको हमेशा दिमाग में रखना है। चलिए अब इधर आ जाइए, अपन इस सवाल को इसी कैप्सूल से करने की कोशिश करते हैं। तो Na2SO4 डॉट NH2O, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा कि Na2SO4 1 H2ON लिख सकते हैं? भाई H2O तो N ही है ना, तो Na2SO4 के साथ 1 और H2O के साथ N, इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो अगर मैं इसको AX/BY से कंपेयर करूं तो A की जगह ये, B की जगह ये, X की जगह 1 और Y की जगह N, तो आप कैसे लिख पाओगे? यही सेम फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को अप्लाई करें, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे तो कैसे लिख पाएंगे? मोल्स ऑफ, थोड़ी इंग्लिश चलती है ना, मोल्स ऑफ Na2SO4 डिवाइड बाय मोल्स ऑफ H2O बराबर x/y, x1 है, yn है। ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। सवाल कह रहा है कि Na2SO4 डॉट NH2O में H2O का भार कितना दे रखा है? इसका भार दे रखा है आपको 126 ग्राम, नहीं यार 268 ग्राम। ध्यान सुनना, इस पूरे Na2SO4 डॉट NH2O का भार कितना दे रखा है? 268 ग्राम। इसमें जो जल है, इसमें जल का भार कितना दे रखा है? 126 ग्राम। Na2SO4 डॉट NH2O का पूरे का भार है कितना? 268। बेटा उसमें जो जल है उसका भार कितना है? 126। तो अगर मैं Na2SO4 डॉट NH2O में इसका भार पूछूं तो 126 है, इस पूरे का भार पूछूं तो 268 है। तो Na2SO4 का भार कितना हुआ? क्या आप भी वही सोच रहे हो क्या कि सर इस पूरे का भार है 268, इसमें से जल का भार है 126, माइनस कर दो, ये आ जाएगा। तो 142 है Na2SO4 का भार। सब लोग इस चीज से एग्री कर रहे हैं ना? अच्छा, अब Na2SO4 का अनुभार निकाल लो, जरूरत पड़ेगी। तो Na2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? GMM कितना होगा? सर सोडियम का होता है 23, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 चौक 64।
तो ऐसे आप इसका वेट कैलकुलेट करके रख लेंगे, कितना आ रहा है 142। ठीक है, अच्छा आपसे कोई, चलो आप इधर ही करते हैं। अब यहाँ पे अपन लिखते हैं मोल्स ऑफ Na2SO4, इसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो मोल्स ऑफ Na2SO4 कैसे आएगा, Na2SO4 का भार अपॉन Na2SO4 का GMM, उसको ऐसे लिखेंगे। अच्छा बेटा, H2O का मोल कैसे आएगा, H2O का भार अपॉन H2O का GMM बराबर 1/n। क्या आप सारी वैल्यूज को सुटेबली पुट कर पाओगे क्या, देखो वेट ऑफ Na2SO4 कितना है, Na2SO4 का भार है 142 डिवाइड बाय Na2SO4 का आणविक द्रव्यमान कितना है 142 डिवाइड बाय वेट ऑफ जल, जल का वेट कितना है 126, सवाल में दे रखा है। जल का अनुभार कितना होता है 18। अगर मुझे जल का अनुभार भी बताना पड़ जाए ना भाई साहब, तो फिर तो कौन तुम्हारी हेल्प करेगा, नहीं। बराबर क्या है 1/n, ये वैल्यू आ गई 1/126, 18 ऊपर चला जाएगा, ये हो गया 1/n। तो n का मान यहाँ से कितना आ गया 126/18। डायरेक्ट सिंपल तरीके से आपका आंसर निकल के आ गया। थोड़ा लॉजिकल अप्रोच को फॉलो करना था, बाकी सवाल बहुत आसान था। तो क्या हमें समझ में आया, कर पाएंगे, बस कॉपी कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। इस पे बेस एक और सवाल करते हैं, हर टॉपिक पे 2 सवाल, हर कंसेप्ट पे 2-3 सवाल, ताकि समझ में आए कि कहना क्या चाहते हैं। लिख लीजिए, ठीक, चलो सवाल लिखो। सवाल है, जब 3.6 ग्राम धातु ऑक्साइड H2 के आधिक्य से क्रिया करता है, तो 3.2 ग्राम धातु बनती है। यदि धातु का परमाणु भार 64 है, सिक्सटी फोर है, तो धातु ऑक्साइड का सूत्र धातु ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करें। धातु ऑक्साइड का सूत्र ज्ञात करें। सिस्टमेटिकली करने की कोशिश करें। धातु ऑक्साइड के सूत्र का मतलब क्या हुआ, धातु को M मान लो, ऑक्साइड के ऑक्सीजन को O मान लो, MxOY के रूप में मान लीजिए, और करिए।
डन। तो लेट्स चेक कैसे किया, कैसे करना था। एनीवन गॉट द आंसर? आया किसी का आंसर? क्या आया कमेंट सेक्शन में बताओ। फॉर्मूला आएगा, मतलब जो भी आएगा वो फॉर्मूला आएगा। तो क्या फॉर्मूला आया, एम ओ का क्या फॉर्मूला आया आपके पास? चलो देखते हैं। जब सबसे पहले धातु ऑक्साइड है ना, क्लास में हम सब बच्चों का एब्सोल्यूट इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। मतलब क्लास में इतना इन्वॉल्व रहना है कि या तो हम सवालों को कर रहे हैं जब सर ने क्वेश्चन दिया है, या फिर उसके बाद पूरा फोकस टॉपिक पे कर रहे हैं। बीच में कोई स्टेट नहीं होनी चाहिए, पूरा फोकस क्लास में 100%। तब हमें मज़ा आएगा पढ़ने में ना। तो आपको कहा था धातु ऑक्साइड का सूत्र बताओ, तो मैं मान लेता हूँ धातु ऑक्साइड में क्या होता है, धातु होती है, ऑक्सीजन होता है। तो मान लेते हैं सूत्र है MXOY। ठीक है। जब 3.6 ग्राम धातु ऑक्साइड H2 के आधिक्य से क्रिया करता है तो इतने ग्राम धातु मिलती है। बढ़िया। तो हमारे पास जो धातु ऑक्साइड है MXOY, जब वो खूब सारी H2 से क्रिया करती है, मतलब H2 की कोई कमी नहीं है, इसको जितना क्रिया करना है ये क्रिया करे। तो अगर ये पूरा का पूरा H2 से क्रिया कर लेगा, देखो H2 बहुत ज़्यादा है, H2 तो ख़त्म होगा नहीं, तो ये बढ़िया से क्रिया करता रहेगा। तो ये धातु ऑक्साइड बहुत शानदार तरीके से क्रिया करती रहेगी, करती रहेगी, करती रहेगी, पूरी ख़त्म हो जाएगी। तो धातु ऑक्साइड ने H2 के आधिक्य से क्रिया करके क्या बना लिया, धातु बना लिया। तो आधिक्य से क्रिया करके उसने जो धातु बनाया वो धातु था 3.2 ग्राम। तो धातु ऑक्साइड था 3.6 ग्राम, उसमें से धातु कितना निकला, 3.2 ग्राम। तो अपन देखें धातु ऑक्साइड का भार कितना, तो धातु ऑक्साइड का भार है 3.6 ग्राम, राइट। इसमें धातु का भार कितना है, थ्री 3.2 ग्राम, राइट। अब इसमें मैं आपसे पूछूं कि ऑक्सीजन का भार कितना है, तो क्या आप मुझे बता पाओगे? क्या आप सोच पाए थे अपने लेवल पे? देखिए धातु ऑक्साइड है 3.6, कनिष्का 3.6 धातु ऑक्साइड ने जब पूरी अभिक्रिया कर ली तो इसमें से खुशी धातु कितनी निकल करके आई, 3.2। तो धातु ऑक्साइड 3.6 थी, उसमें धातु निकल करके आ गई 3.2। तो 3.6 माइनस 3.2 बचा हुआ क्या होगा, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का भार कितना हुआ, 3.6 minus 3.2, that is 0.4, and I hope you understand this point. सब बच्चे समझ में आ गया है? देवेंद्र ठीक है, ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब इसके हिसाब से कंसेप्ट लगाओ बेटा। क्या बताया मैंने, MXOY में क्या होता है, मोल्स ऑफ M, मतलब धातु के मोल अपॉन ऑक्सीजन के मोल इसके बराबर होंगे, X अपॉन Y के बराबर होंगे। धातु का भार अपॉन धातु का अणुभार, M मतलब मेटल, ऑक्सीजन का भार अपॉन ऑक्सीजन का GMM, मतलब ऑक्सीजन का तो GAM होगा, X अपॉन Y। कितना कितना आ रहा है? अच्छा, धातु का द्रव्यमान कितना है, धातु का द्रव्यमान है 3.6, तो धातु का द्रव्यमान है 3.6 डिवाइड बाय धातु का परमाणु भार दे रखा है सवाल ने 64 डिवाइड बाय ऑक्सीजन का भार कितना निकल करके आया 0.4, ऑक्सीजन का अनुभार कितना होता है 16, इज इक्वल टू X अपॉन वाई। तो X अपॉन वाई आ रहा है 3.6 अपॉन 64 इंटू 16 अपॉन 0.4। इस पॉइंट से ये पॉइंट गया तो 4 चौक 16। अब एक चीज़ को समझने की कोशिश करो, जब आप सवाल को कर रहे हो, कई बार बच्चे गलती करते हैं, कई बार वो क्या करते हैं MXOY के बारे में नहीं सोच पाते, कभी कभी वो ये दिमाग में ये भी नहीं सोच पाते हैं कि हम धातु ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन किस प्रकार से बनेगी। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है।
कितने बच्चे नहीं सोच पाए थे, एक बार हाथों पर करेंगे? कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है। बट पता है सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट केवल ये चीज़ है कि जब आप कोई चीज़ सीख ले रहे हो तो उसको हमेशा के लिए याद रख रहे हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पढ़ाई को करने का सबसे सही तरीका ये है कि क्लासरूम एग्जाम्पल्स में एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। मैं क्या करता हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं ऑफलाइन बैच की तरह पढ़ाता हूँ, तो मैं बच्चे को करने का समय देता हूँ। अब बच्चे का करने का समय देता हूँ तो इसका मतलब होता है कि आपने सवाल पढ़ा, उसको सॉल्व करने की कोशिश की, और जब आप सवाल को सॉल्व कर रहे थे तो आपने देखा कि आपसे कितना सवाल बना, कितना सवाल नहीं बना। परंतु इसमें ये नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं बना मतलब मैं कहीं से भी कमज़ोर हूँ। ये थॉट नहीं आना चाहिए। ये थॉट आना चाहिए जब अपन 2-3 बार पढ़ चुके हैं, प्रैक्टिस शीट कर रहे हैं फिर भी नहीं हो रही, तब ये थॉट आ सकता है। फिर भी अभी नहीं आना चाहिए। अभी बस ये है कि मैंने ट्राई किया, सवाल मुझे अच्छे समझ में आ गया, टॉपिक मुझे अच्छे से याद है, बस दैट्स व्हाट मैटर्स। अच्छा, एक छोटी सी मिस्टेक हो गई अपन से। 3.2 लेना था अपन को, यहाँ पे 3.6 ले लिया हमने। क्यों? क्योंकि धातु का भार लिखना था। ये होगा वेट ऑफ मेटल, ये होगा वेट ऑफ ऑक्सीजन। बस ये छोटी सी बात थी। हाँ, आगे सॉल्व कर लें। तो 32/16 2/1, तो x/y का रेशियो आ रहा है 2/1, मतलब m और o का अनुपात हो गया 2:1। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या बन गया? M2O, एंड दैट्स योर आंसर। बस इतनी सी चीज़ है, हो गया। सबसे सवाल समझ में आ गया? एक बार वापस से एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं क्या? कौन, कितने बच्चे चाहते हैं वापस एक्सप्लेन कर दो? एक बार वापस कर दें, ठीक है। देखिए सवाल ने बोला 3.6 ग्राम धातु ऑक्साइड H2 के आधिक्य से क्रिया करती है। तो 3.6 ग्राम हमने धातु ऑक्साइड का फॉर्मूला मान लिया MXOY। 3.6 ग्राम धातु ऑक्साइड क्रिया कर रही है H2 के आधिक्य से, तो इसमें से धातु कितनी निकल के आ रही है? 3.2। मतलब 3.6 ग्राम धातु ऑक्साइड में से धातु निकल करके आ गई 3.2 ग्राम। तो ऑक्सीजन कितनी हुई? अगर 3.6 में से 3.2 धातु है तो बची हुई 0.4 ऑक्सीजन है। ठीक है, अब अगर फॉर्मूला ये मानते हैं तो मैंने आपको अभी भी सिखाया ये वाला कंसेप्ट, AX/BY वाला, मोल्स ऑफ A मोल्स ऑफ B x/y, तो मोल्स ऑफ M अपॉन मोल्स ऑफ x/y, धातु का मोल, धातु का भार, धातु का ग्राम एटॉमिक भार, ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक भार। तो धातु का कितना था? 3.2 अपॉन धातु का परमाणु भार सवाल में दे रखा है 64। ऐसे 0.4 16, यहाँ से अपन सॉल्व किया, x/y की वैल्यू आ गई और यहाँ से M2O आ गया। दैट्स इट, क्लियर? चलो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन करें, इसको ट्राई करना। चार ग्राम CH4 में इलेक्ट्रॉनों, प्रोटोनों व न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करें। Na के पदों में, Na मतलब अवोगैड्रो संख्या, तो अवोगैड्रो संख्या के पदों में ज्ञात करना है। चलो हो जाओ चालू। CH4, वैसे इसको मीथेन कहते हैं। डू इट। देखें बेटा जी, सबसे पहले ये देखो कि अगर एक CH4 का अणु होगा तो उसमें कौन कौन है। एक CH4 के अणु में
एक परमाणु है कार्बन का और 4 परमाणु है हाइड्रोजन के। मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन कितने हुए? एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए CH4 में? 7। टोटल प्रोटॉन कितने हो गए? 7। टोटल न्यूट्रॉन कितने हो गए? 6। सही है, सही है, ये स्थिति है। अब 4, अच्छा इसको टोटल बाद में करेंगे, अभी तो अपन एक के हिसाब से लिखा है ना। हाँ, एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन 4 है, तो 4 हाइड्रोजन के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन 4 प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। अब CH4 को काउंट करें तो एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन में 4 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10 एक CH4 में। एक कार्बन में 6 4 हाइड्रोजन के हिसाब से 4, तो 10 प्रोटॉन हो गए और 6 न्यूट्रॉन हो गए। तो एक CH4 के अणु में फाइनली हमको समझ में आया कि 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है 6 न्यूट्रॉन है कि नहीं है? ऐसा है पक्का? अच्छा, अब 4 ग्राम CH4 का मतलब क्या है? मोल के 2 फॉर्मूले होते हैं, अणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या, या फिर भार बटा अणु भार। इन दोनों को आपस में बराबर करते हैं। तो CH4 के अणुओं की संख्या अपॉन एवोगैड्रो संख्या बराबर भार कितना दे रखा है? 4। और CH4 का अणुभार कितना होता है? कार्बन का 12 हाइड्रोजन का 1 16, क्या आ गया? 4। तो अणुओं की संख्या कितनी आ गई? Na/4। कितने अणु हैं? अब बेटा एक CH4 के अणु के हालात ये हैं, तो Na/4 अगर हम CH4 के अणु लेते हैं तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे? एक में 10 मिल रहे हैं, इसमें कितने मिलेंगे? Na/4 इंटू 10, इतने तो हमें इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और आंसर हमको अवोगैड्रो संख्या के हिसाब से ही देना था, तो कोई टेंशन नहीं है। समझ आ रहा है कैसे कर रहे हैं एवरीवन? ईज है? अच्छा, एक CH4 अणु में 10 प्रोटॉन है, तो इसमें कितने होंगे? ऐसे। एक CH4 के अणु में 6 न्यूट्रॉन है, तो इसमें कितने होंगे? इतने न्यूट्रॉन। तो ऐसे आपको सवाल निपटाना था। डन एवरीवन? मजा आ गया? दैट्स इट फॉर टुडे। अब हम फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे। रिवीजन करो, पढ़ाई करो, अच्छे से मेहनत करो और रोज़ अपने आप को टाइम दो। और मोमेंटम एडवांस का ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया अभी तक तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। मैं कुछ अपडेट आज मैं और पुष्पेंद्र से कुछ अपडेट करने वाले हैं उसके अंदर, तो काम की चीज़ है आपके लिए। बाकी क्लास रोज़ की रोज़ पढ़ो, क्लास को देखा करो अच्छे से, रिवाइज कर लिया करो, सवाल लगाया करो, मस्त रहा करो।